चले भैया, वेरी गुड मॉर्निंग सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों को सलाम, नमस्कार और शुभ दिन गुजरे आप सभी का ठंडी ठंडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए MCQ सीरीज क्लास 11th जैक बोर्ड में होने वाले एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसमें से कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आज भी आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा बात नहीं, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। डॉपलर प्रभाव लागू होता है, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव सिर्फ ध्वनि में नहीं लागू होता है, ये एक्चुअल में तरंग में लागू होता है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट अगर तरंग यानी वेव के लिए लागू होता है तो ध्वनि भी एक तरंग है और प्रकाश भी एक तरंग है, तो ये दोनों में लागू होगा। किस में लागू होगा? दोनों में लागू होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिगामी तरंग को y बराबर 10 sin 100 पाई t माइनस 2 पाई x द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां x एवं y मीटर में है तथा t सेकंड में है। कण का अधिकतम वेग क्या है? पहले तो आप लोग किसी भी तरंग का समीकरण यह होता है कि y बराबर होता है a sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन है, जनरल समीकरण है किसी भी तरंग का, जिसमें ये मैक्सिमम वैल्यू होता है y के दिशा में, मतलब y अक्ष पर मैक्सिमम वैल्यू होता है। खैर उतना डिटेल नहीं जाना है क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन डेप्थ में जानकारी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम बस किसी जुगाड़ से किसी तरीके से हम उसका आंसर अभी निकाल सकें। हाँ, तुम लोग भी सबके लिए है कि भाई तुम सोचोगे कि क्लासरूम के तरह पूरा डेप्थ में एक एक क्वेश्चन को समझाएं तो बहुत समय लग जाएगा। हम बेसिकली क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके जरिए छोटी छोटी बातों का रिवीजन भी कर रहे हैं। तो बोला y किस में है आपका? मीटर में है, और x भी किस में है आपका? मीटर में है। तो कण का अधिकतम वेग क्या होगा? तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा कि वेग v बराबर होता है dy बाय dt, यानी विस्थापन को यदि समय के साथ अवकलन करेंगे तो हमको वेग मिलता है। अब dy बाय dt करेंगे तो हमको वेग मिल जाएगा, क्योंकि यह विस्थापन का समीकरण दिया हुआ है। तो इसका समीकरण से हम वेग का समीकरण पहले निकालने की कोशिश करेंगे। क्या है समीकरण? आपका y बराबर है 10 साइन, यानी d को d रहने दीजिए, y के बदले क्या लिखेंगे? तो लिखिए भाई 10 साइन, उसके बाद ब्रैकेट 100 पाई t माइनस 2 पाई x। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। आप अगर इसको देखें तो ये पहले वाले एग्जाम जब आता था मेडिकल के लिए, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी नीट से पहले जब वो एग्ज़ाम होता था, नीट के पहले और AIPMT के नाम से, तब इस टाइप के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते थे। अब जैक बोर्ड में भी थोड़ा तो लेवल उसका भी है, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो आपको अवकलन पता होगा कैसे करते हैं। भैया ये जो 10 है, ये आपका 10 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को आप एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन के साथ है। यहाँ पर किसी चीज का साइन नहीं है तो किसका है? गुना का साइन है। तो 10 का 10 रहने दिए। साइन का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का जितना एंगल है उस एंगल को लिखिए। कितना एंगल है? कॉस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। अब किसका अवकलन होगा? 100 पाई टी का। 100 पाई टी का अवकलन कितना हो जाएगा? टी से टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, तो 100 पाई बचेगा। 2 पाई एक्स का क्यों नहीं अवकलन करेंगे? क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो एज इट इज लिख देंगे। यानी आपका समीकरण v का बन करके आया, क्या समीकरण बन के आया? 10, ये वाला भी इंटू में है तो 10 इंटू 100 यानी 1000 पाई डायरेक्ट लिख दीजिए, इंटू कॉस, उसके बाद क्या लिखेंगे? 100 पाई टी माइनस
2πx। चलिए अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को समझ में आएगा क्योंकि आपका बेसिक अगर ठीक ठाक है, हाँ क्लास वाले को आ रहा है, ये अच्छी बात है। तो अगर बेसिक आपका ठीक ठाक है, आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, बेसिक अगर आपको ठीक ठाक ध्यान में रहते हुए पढ़े हैं आप, तो आपको ये अवकलन आना चाहिए। जिनको नहीं आता वो वीडियो जा करके देखिए या बुक जा करके देखिए कि अवकलन कैसे सिखाया जाता है या सीखा जाता है। तो भैया यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। यानी v का मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपका? 100 पाई। v का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? सॉरी 1000 पाई। v का मैक्सिमम वैल्यू 1000 पाई। तो अधिकतम वेग कितना हो जाएगा? 1000 पाई मीटर प्रति सेकेंड। 1000 पाई मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक सरल आवर्त गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित है। कौन सा गति है? सरल आवर्त गति, जिसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का? आप पेंडुलम ले लीजिए, वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। बोलता है यहाँ x मीटर में है तथा t सेकंड में है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति किसको कहते हैं? दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक होता है आवर्त काल। क्या होता है? बोलो रे। हाँ, एक होता है आवर्त काल, जिसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? कैपिटल T से। एक होता है आवृत्ति। आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं हम लोग? F से। किससे दर्शाते हैं भैया? F से। आवर्त काल यानी इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। सही जा रहे हो? टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। इसको क्या बोली जाते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोली जाती है? फ्रीक्वेंसी। अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी। तो आवर्त काल किसको कहते हैं? जब कोई सरल आवर्त गति में जब कोई कण या वस्तु एक चक्कर पूरा करने में उसे जितना समय लगता है वो कहलाता है आवर्त काल। जैसे मान लो तुम यहां किसी एक वृत्ताकार पथ पर घूमना चाहते हो और तुमने घूमने से यहां से शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया, तो चक्कर कब पूरा होगा? जब इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो यहां तक पहुंचने में तुझे कोई ना कोई समय लगा होगा। जितना समय आपको लगा वो क्या कहलाता है? आपका आवर्त काल कहलाता है। एक बात तो समझ गए। अब आवृत्ति किसको कहते हैं? कभी कभी आप इतनी स्पीड घूमते हैं कि 1 सेकंड में ही 4-5 चक्कर मार लें। इतना स्पीड है कि आप 1 सेकंड में कितना चक्कर मार लेते हैं? 5 चक्कर मार लेते हैं। तो आपकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 5। यानी प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या, इसको बोला जाता है आवृत्ति। या एकांक समय में पूरे किए गए चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। और एकांक समय में पूरे किए गए चक्करों की संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। तो भैया इसका मतलब F बराबर सूत्र होता है 1/T। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा एक चीज, वो ये पढ़ा होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू जो कोणीय वेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोणीय वेग को। ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2πf। क्या होता है? 2πf। इसका मतलब f बराबर अगर अपन लिखना चाहें तो ओमेगा इस तरफ है, इस तरफ का 2π डिवाइड में चला जाएगा, तो ओमेगा बटे 2π बराबर क्या हो जाएगा? f। आपसे f पूछा गया है, तो ओमेगा का वैल्यू अब कितना है इस क्वेश्चन में देखते हैं। समीकरण हम अभी पढ़ाए थे इससे पहले कि समीकरण में होता है ये वाला पार्ट a, ये वाला पार्ट साइन, ये होता है ओमेगा t, ये वाला पार्ट होता है फाई। समीकरण से मैच कीजिए तो ओमेगा के जगह पर कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 20। तो ओमेगा के जगह पर हमने लिख दिया 20/2 के जगह पर 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7। जो नीचे 7 रहता है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जो नीचे रहता है वो डिवाइड वाला पलट कर कहाँ चला जाता है? ऊपर। कैसे, क्यों, काहे, डिटेल में अभी आपको नहीं जानना है। बस इतना जानना है कि किसी भी बट्टे के नीचे मान लिया जाए a गुना b,
बटे सी बटे डी लिखा है, तो ये डी कहाँ चला जाता है, उछल करके ऊपर। इतना बस दिमाग में अभी याद रखिए, अगर नहीं आता है जिनको उनके लिए है। तो 2 एकम 2, 2 10, फिर कटाइए 2 पंचे 10, 2 11, 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35, बाई कितना हो जाएगा 11, 11 को 35, 11 तिया 33, बचा कितना 2, दशमलव लगाएंगे तो 20, 11 एकम 11, बचेगा कितना 9, 11 अट्ठे 88, इतना हर्ट्ज। SI मात्रक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। SI मात्रक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। तो 3.1 हर्ट्ज, 3.1 हर्ट्ज, 3.1 हर्ट्ज, इसका आंसर यही होगा। हो सकता है आपसे आवर्तकाल पूछ ले तो टी निकालना। बोला एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन। कोई आदर्श गैस है, आदर्श दुनिया में कुछ होता नहीं है वास्तविकता में। आदर्श के बारे में मैं इतना बोल सकता हूं कि आइडियल केस बस एक कंपैरिजन केस है। खैर उतना अभी डिटेल नहीं जाएंगे। हाँ सही जा रहे हैं आप लोग। आदर्श गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट क्या है आपका कांस्टेंट। तो बोला गया कि एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो इसका ताप होगा। भैया बड़ा आसान है, आपको समझने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। इसको कैसे बनाया जाता है वो ध्यान से देखिए। एक तो बोला कि पहले मान लिया दाब अगर P1 था तो नए केस में, ये ओल्ड केस है बदलने से पहले, और ये न्यू केस जब बदल गया तो मान लो ये वाला पार्ट इधर रखे, पहले P1 था, ये बदल करके P2 तो हुआ, पर P2 का मान कितना है, P1 का आधा, यानी P1/2। दूसरा बात बोला कि भाई ये इसका वॉल्यूम है V1, जब बदल गया तो इसका वॉल्यूम हो गया V2, लेकिन पुराने की स्थिति में ये क्या हो गया, आधा हो गया। पहले तापमान कितना था T1, अब इसका बदल गया तो क्या हो गया T2। पूछा गया है T2 का मान T1 की अपेक्षा में कितना गुना होगा, T1 की अपेक्षा कितना होगा, T1 की अपेक्षा कितना होगा, ये सवाल है। अच्छी बात है, आप इक्वेशन जानते होंगे क्या, जब ये आदर्श गैस है तो P1 V1/T1 इक्वल होना चाहिए P2 V2/T2 के। चलिए अब हम T2 को इस तरफ लाते हैं, बाकी चीज को उधर ले जाते हैं। पहली बात तो T2 को इस तरफ लाएंगे तो हम लिख दिए T2 बराबर, ये T1 उधर जाएगा तो P2 V2 इंटू T1 डिवाइड में क्या हो जाएगा P1 V1। अरे हाँ या ना, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, P2 का मान कितना दिया हुआ है, P1/2, तो P1/2। V2 का मान कितना दिया हुआ है, V1/2 इंटू कितना दिया हुआ है T1, बटे में क्या लिखना है P1 और V1। कटाने का कोशिश कीजिए, ये दोनों इन दोनों को खा जाएगा तो बचेगा क्या T1/4। किसका मान आया, T2 का। मजे लीजिए आप आंसर से। तो T1 का कितना पार्ट हो गया भैया, T1 का 1/4, क्योंकि बट्टे में 4 है तो 4 गुना नहीं होकर के ये क्या हो जाएगा, बट्टे में है तो 1/4। कितना गुना हो जाएगा, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपी और सीवी का अंतर होता है, ये तो आपका क्लास में हमने नोट पॉइंट में भी लिखाया और प्रूफ भी किया है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वस टू आर होता है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वस टू आर होता है, ये रट लीजिए जितनी बार आप रट सकते हैं। सीपी माइनस सीवी इज इक्वस टू आर होता है। चलिए नेक्स्ट, गड़बड़ हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो में गड़बड़ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विलगत निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम का आंतरिक ऊर्जा। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम उसे बोला जाता है विलगत निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम लोग बात अगर करें तो ये ऐसा सिस्टम है, तीन तरह का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन दोनों कर सकते हैं। मान लो कोई एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, तो इसके अंदर मास भी इनपुट इन कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं, और इससे एनर्जी इन और आउट कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। दूसरा क्या होता है? क्लोज सिस्टम। तीसरा क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास इससे ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही इनसे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों में से कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जब दोनों में से कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा तो इसका टोटल इंटरनल एनर्जी जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा, कोई परेशानी नहीं। इसलिए ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। चलिए भैया, उष्मागतिकी का प्रथम नियम भैया, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। जीरो नियम किसका? तापमान मापने का यंत्र बताता है, जीरोथ नियम। पर यह प्रथम नियम पूछा गया है। प्रथम नियम किसके नियम का पालन करेगा? ऊर्जा संरक्षण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय चालकता का विमा सूत्र क्या होता है? तापीय चालकता का विमा सूत्र होता है ml² t का पावर ml t का पावर -3, ml t का पावर -3 और k का पावर -1। ये रटना होगा आपको, नहीं तो आपको ध्यान में रखना होगा पूरा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता का विमीय सूत्र आप लिखे m0l² t का पावर -2 k का पावर -1। कहीं पर है? m0 नहीं है, m0 नहीं है, m0 नहीं है, यहाँ है m0l² t का पावर -2 k का पावर -1। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही विमा सूत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जैक बोर्ड पूछ चुका है, नीट में भी ये सवाल आ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग को किसमें देखा जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। बर्नौली का इक्वेशन किसके लिए यूज किया जाता है? तो बर्नौली का इक्वेशन वायुयान के गतिक उत्थापक में। बर्नौली इक्वेशन किसके लिए है? वायुयान के लिए। बर्नौली प्रमेय किसके लिए अनुप्रयोग किया जाता है? वायुयान के लिए। निम्न में कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं? तो भैया आप जानते होंगे कि द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, दाब भी होता है, आयतन भी होता है, घनत्व भी होता है। लेकिन गैस में दाब तो होता है, आयतन तो होता है, घनत्व तो होता है, पर गैस में पृष्ठ तनाव नहीं होता है। पृष्ठ तनाव सिर्फ द्रव में होता है, और द्रव का जो भाग वायु के कांटेक्ट में आता है उसकी वजह से वो पृष्ठ तनाव, उतना डिटेल नहीं जाना है अभी, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। प्रतिबल एक कैसी राशि है? वास्तविकता में प्रतिबल एक परिदिश राशि है। अगर परिदिश ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तब आप इसे अदिश राशि लगा दीजिएगा। खैर यहाँ पर परिदिश राशि होगा। कैसी राशि होगा? स्ट्रेस कैसा राशि है? परिदिश राशि है। चलिए इतना काफी है आज के लिए, आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।